एक बच्चा कह रहा था कि डायोड का यूज कहाँ होता है। डायोड का यूज होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, है ना। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो होते हैं, दिष्टकारी जो होते हैं, इन्हें बनाने के लिए यूज होता है इनका डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड होता है ऐसे। नहीं, डायोड नहीं पढ़ा जाएगा यार, जिनार डायोड वगैरह डायोड नहीं पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करें, ठीक है। अनिर्बन साहू कह रहे अल क्लियर। अनिकेत मोराल, कल तो भाई कैमरा हमारा खत्म होने वाला था, बस बचा लिया हमने इसे। फिर बताया जब हमने बात की ना टेक्निकल वालों से, उन्होंने कहा सर अगर पूरा बंद हो जाता ना ये, फिर कैमरा उठना भारी हो जाता है। तो अच्छा, हमने कल 1% बैटरी बची थी तो तभी बंद कर दिया हमने। खैर क्लास भी हमारी 1 घंटे के आसपास की होगी कल। चलो इस चैप्टर को आज समाप्त करेंगे हम, जितना हमारे हिसाब से बचा है थोड़ा बहुत। एक इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा एसी और डीसी में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। एसी और डीसी की बात करेंगे हम। एक हमने आपको बताया था, एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। एक होती है डीसी, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। एक एसी और एक डीसी। कैमरा कौन सा यूज करते हैं? कैमरा भाई ये सोनी का है। कौन सा है? अब कुछ लिखा तो है नहीं यार, ऐसे कैसे बताऊं मैं, पर इतना है कि सोनी का है ये। एक लिखा है कुछ वरियो सोनार करके लिखा हुआ है एक। बढ़िया ही है वैसे। चलो, व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन सेंड किए थे, बता दीजिए भाई। व्हाट्सएप पे तो सुबह शाम तक इतने आते हैं कि पता चला कि एक व्यक्ति 8 घंटे की नौकरी के लिए तो उस पर रखना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिए। तो व्हाट्सएप मैंने एक बच्चे को 1 दिन के लिए दिया था, इसलिए दिया था कि व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन डाउट सेशन नहीं चलता व्हाट्सएप पे, कि टीचर का भाई पर्सनल लाइफ भी अपने आप लोग। एक मैंने बच्चे को बोला, उसने कहा एक दिन कि मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, कम से कम 500 बच्चों के मैसेज आ गए, मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ, नोट्स दे दो नोट्स दे दो। और मना किया था, फोन कर देते हैं बच्चे, कोई क्वेश्चन ही भेज दे रहा है। गलत बात है ना भाई, ऐसे आप ठीक है यहाँ पे क्लास में बातचीत होती है, अब कोई फोन नहीं कर रहा है किसी भी समय, तो कुछ भी लिख रहा है, गलती हमारी, हमने नंबर नहीं देना चाहिए था। वो एक बच्चे ने लिखा, उसने मैं लगा, उसका जेन्युइन रीजन लगा, पूरी क्लास का ही सेम आने लगा, मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ, मैं पूरी क्लास ही 10th को पढ़ा रही है, इतने स्टूडेंट नहीं है, उससे ज्यादा टीचर है। एक अल्टरनेटिंग करंट है, एक डायरेक्ट करंट है। देखो इन दोनों फर्क समझने की कोशिश करना, यहां देखना। अच्छा कई बार ऐसा हम बोल देते हैं ना, ये जैसे हम बोल देते हैं एसी करंट, हालांकि देखो सही एसी करंट बोलना सही नहीं है भाई। एसी की फुल फॉर्म ही क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एसी करंट, तो क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट करंट, बस वो कहा जाता है ऐसी। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट करंट, वो तो वाली बात हो गई। तो एक तरफ लिखा एसी, एक तरफ लिखा डीसी। अच्छा अभी मैंने आपको जो छोटा मोटा बात बताई थी कि डीसी जो है, ये बेटा क्या होती है? डीसी जो है, इसका जो सोर्स है वो क्या है? बैटरी। तो बैटरी से जो हमें करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट है। अच्छा आपके पास में बेटा चाहे डीसी करंट हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, और ये बनती कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से। डीसी बनती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से बनती है। यहां तक की बात हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि डीसी जो है, इसका सोर्स बैटरी है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। अब जो बेटा ये डीसी करंट होती है ना, अगर हम डीसी चाहे करंट लें चाहे डीसी वोल्टेज लें, टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप चाहे डीसी करंट लो चाहे डीसी वोल्टेज लो, तो डीसी चाहे करंट ले लो चाहे वोल्टेज लो, विद टाइम इसकी वैल्यू और डायरेक्शन रहेगी सेम। तो टाइम के साथ में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर मान लो कि डीसी करंट 5 एम्पियर की है, तो विद टाइम उसकी वैल्यू 5 एम्पियर ही रहेगी। डीसी वोल्टेज 110 वोल्ट है, तो विद टाइम उसकी वैल्यू 110 रहेगी। ना वोल्टेज कम ज्यादा होगी ना करंट कम ज्यादा होगी। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन एक तरफ को फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन मान लेंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी? इसमें सेम रहेगी। तो विद टाइम द वैल्यू ऑफ with time the value of DC current with time the value and direction, पूरा लिख लो, the value and direction of DC current and voltage, the value of
विद टाइम द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी करंट एंड वोल्टेज डू नॉट चेंज। हिंदी में लिख लेना, दिष्ट धारा और दिस वोल्टेज का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। विद टाइम द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी करंट एंड वोल्टेज डू नॉट चेंज। तो यानी कि अगर मेरे पास में बैटरी से जो बैटरी अगर एक सोर्स है उससे जो करंट और वोल्टेज मिलेगी विद टाइम ना उसकी वैल्यू चेंज होगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। एक तो एसी का जो सोर्स है वो बैटरी नहीं है, ये आपको कहां से मिल सकती है, जनरेटर से मिल सकती है, डायनामो, ये सब इसके सोर्स हैं। और ये बेटा कैसे जनरेट होती है, तो मैंने कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आगे पीछे हिलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये पैदा होती है ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना, बहुत बेसिक चीजें हैं, पेपर में आती हैं। ये जो डीसी करंट है, दिष्ट धारा है, इसका सोर्स क्या है, बैटरी, बैटरी से मिलने वाली होती है दिष्ट धारा। और ये कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसमें, कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, वो ऑसिलेट करते हैं, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के दोलन से पैदा होंगी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो विद टाइम कांस्टेंट नहीं होती ना, ना डीसी करंट और वोल्टेज, इनकी वैल्यू विद टाइम बेटा चेंज करती है। तो टाइम के साथ में जो एसी करंट है चाहे वोल्टेज है, इसकी वैल्यू चेंज करेगी, इसकी वैल्यू चेंज करते, इससे ग्राफ ऐसे आएगा। अब आप एक बात समझो कि हिंदी में दोबारा बोल दें, हिंदी में भाई इतना आसान तो इंग्लिश से भी समझ जाओगे यार तुम। विद टाइम द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी करंट एंड वोल्टेज डू नॉट चेंज, इतना हिंदी नहीं पढ़ सकते तुम, कि विद टाइम समय के साथ में, वैल्यू यानी कि मान, एंड डायरेक्शन दिशा, द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी धारा जो होगी यानी कि दिष्ट धारा होगी या दिष्ट जो वोल्टेज होगी उसका मान और उसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलेगी। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि विद टाइम जो करंट जो है, एक कह रहा है एसी डीसी का एग्जांपल, अरे बताया तो कि जब भी जहां पर भी बैटरी लगी हो 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 50 वोल्ट की, तो बैटरी से जो भी मिलेगी वो डायरेक्ट करंट होगी। तो इसका जो सोर्स है वो बैटरी है। और जैसे आपसे ऐसे डीसी जनरेटर भी होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे बात कर रहा हूं कि अगर मान लो कि अगर अल्टरनेटिंग करंट चाहिए आपको, तो वो आपको किससे मिल सकती है, वो बैटरी से नहीं मिल सकती, वो जनरेटर से मिल सकती है, डायनामो से मिल सकती है। जनरेटर आपने चलाया घर में, तो हमारे घर में जो नॉर्मल जनरेटर होता है वो एसी जनरेटर होता है, तो वो जो ये मिल सकती है जनरेटर से। और इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट हो, प्रत्यावर्ती धारा हो, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, देखो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ फिक्स क्यों नहीं होगी। आपको सोचो, इसमें इलेक्ट्रॉन करता है ऑसिलेट, ध्यान समझना, अब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर था, ये धुड़ुम और यहाँ तक गया, तो इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, तो डायरेक्शन तो आपको समझ में आएगी कि चेंज हो रही है, भाई इलेक्ट्रॉन इधर इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वापस पलट के आया, वापस वहीं आ गया, तो इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया, तो इसकी डायरेक्शन तो हो रही है चेंज किसकी। अगर जब खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट आएगी, इधर को आएगी, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है, बात तो हमें समझ में आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होंगे तो करंट इधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होंगे तो करंट इधर होगी। अच्छा, करंट की डायरेक्शन बदल रही है। अच्छा, वोल्टेज की डायरेक्शन बदल रही है, हमें कैसे पता चल रहा है भाई, आप सबको मैंने बताया था कि जो करंट होती है ना, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को भागती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ को। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब ये है कि ये हाई पोटेंशियल इधर है, लो पोटेंशियल इधर है। जब करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो हाई पोटेंशियल इधर, लो पोटेंशियल इधर, तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है तो वोल्टेज की डायरेक्शन भी बदल रही है। तो हमारे पास में मैंने क्या बोला आपसे कि चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, विद टाइम इनकी डायरेक्शन बदलेगी। अब आपको कैसे डायरेक्शन तो बदल रही है, वैल्यू बदल रही है, कैसे पता चला भाई, आपको सोचो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, जो वो मोमेंटरी एक क्षण के लिए रुक के वापस आएगा, तो जिस मोमेंट पर रुक रहा होगा उस मोमेंट में करंट जीरो ही होगी, तो फिर से अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा भाग रहा था, स्पीड कम की उसने, रुक गया, फिर स्पीड बढ़ा के फिर इधर आया, रुक गया, फिर ऐसे जब चल रहा होगा लगातार ये ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि जब ऐसे भागते 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 क्या करेगा, ये अपनी वैल्यू को पहले शुरुआत में बढ़ाएगा और फिर कम करके जीरो, फिर वापस आएगा, बढ़ाएगा, फिर कम करके फिर जीरो, तो वैल्यू भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि डीसी जो करंट है, मान लो कि मैंने एक एमीटर लगाया, उस एमीटर ने रीडिंग दे दी 5 एम्पियर की, तो डीसी की जो वैल्यू होती है वो तो टाइम के साथ बदलती नहीं है। अगर इसने 5 एम्पियर बताया यानी कि करंट 5 एम्पियर है, वोल्ट मीटर लगाया उसने बताया 220 वोल्ट, तो यानी कि वोल्टेज 220 है। अब यहाँ पे तो लगातार डायरेक्शन बदलती है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे तो आपका गैलन मीटर तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन क्या बताए। लेकिन जैसे आपने एमीटर या वोल्ट मीटर लगाया, अब उस मान लो कि आपने एसी करंट के साथ में एमीटर लगाया, उसने करंट बताई 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर वो कौन से वाली करंट है भाई, करंट के लिए तो लगातार बदल रही है, वो एक नॉर्मल एवरेज है या फिर वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है। तो जो एसी का जो वोल्ट मीटर होता है या एसी का जो एमीटर होता है, वो जो रीडिंग आपको बता रहा है 16 एम्पियर 12 एम्पियर, वो कौन सी वैल्यू है, वो पीक वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो लोएस्ट वैल्यू है, वो एवरेज है, क्या है वो। तो उससे क्वेश्चन आता है। अब यहां पे एक चीज देखेंगे बड़े ध्यान से, रीडिंग ऑफ एसी
वोल्ट मीटर, तो एसी का जो वोल्ट मीटर होगा वो क्या नापेगा? एसी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, एसी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या नापता है? अब इसमें तो क्या होगा भाई, डीसी में तो करंट की वैल्यू बदलती नहीं है, उसे चाहे पीक वैल्यू कहो, इनिशियल कहो, फाइनल कहो, एवरेज कहो, उसकी वैल्यू तो लगातार 5 एम्पियर तो 5 ही है। वोल्टेज 220 है, 220 ही है। तो मैंने कहा कि भाई इसमें डायरेक्शन बदल रही हो, तो मैं साफ साफ पता चल ही रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से एसी बनती है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट की डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन तो बदल रही है, साफ समझ में आ रहा है। अब जो वैल्यू चेंज होगी, अब वो वैल्यू लगातार बदल रही है, तो एसी का जो वोल्ट मीटर जो हमें फाइनली बता रहा है 15 एम्पियर या 20 एम्पियर, वो है क्या? उसे बेटा जो रीडिंग ऑफ एसी वोल्ट मीटर होती है ना, उसे हम बोलते हैं VRMS। आरएमएस का होता है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू है। रूट आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ये इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ पॉइंट बहुत टेक्निकल से हैं, जिसने बचपन में मेहनत नहीं की उसे थोड़ा अजीब लग सकता है। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। तो अगर पेपर में पूछे कि एसी का वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई है 15 एम्पियर, वो क्या है? वो हाईएस्ट वैल्यू है, वो लोवेस्ट वैल्यू है, वो सिंपल एवरेज है, या वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो वर्ग माध्य मूल मान है? तो आप उसे सीधा याद रखना, बस आपको ये बोलना है कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो वर्ग माध्य मूल मान है। और ये रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है ना, ये होती है क्या एक्चुअल में, जो भी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी भाई, जब लगातार वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है तो कुछ तो हाईएस्ट होगी भाई। वोल्टेज की वैल्यू मान लो रही है 0 से 110, 120, फिर मान लो 115, 118, फिर 0, तो मैक्सिमम कितनी थी? 220 थी ना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? जो पीक वैल्यू है अपॉन उसके रूट बाई रूट 2 के बराबर, यानी कि ये क्या है इसकी पीक वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान। पीक वैल्यू को शिखर मान को, पीक वैल्यू को अगर मैं रूट 2 से भाग कर दूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। यानी कि एसी का वोल्ट मीटर मुझे बता क्या रहा है भाई, वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो वोल्टेज की जो भी मैक्सिमम वैल्यू रही होगी उसे अगर अंडर रूट 2 से भाग करेंगे तो जो रीडिंग निकल के आएगी एसी का वोल्ट मीटर मुझे वो दिखाता है, उसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे यहां पे कहूं इफ द रीडिंग ऑफ, एक क्वेश्चन करना है यहां पे, इफ द रीडिंग ऑफ AC voltmeter, if the reading of AC voltmeter is 220 volt, then what will be its peak value? हिंदी में लिखेंगे, यदि AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है तो इसका शिखर मान क्या होगा? ये बताओ। इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में। एसीडीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है समझने में दिक्कत आती है बच्चों को थोड़ी सी। कई बार कैपेसिटर वाला पार्ट समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि वो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं होता है। तो जो चीजें 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है उन्हें समझने में दिक्कत आती है वास्तव में, आर्ट साइड वाले बच्चों को, क्योंकि वो 10th तक ही साइंस पढ़ी होती है, इसलिए कुछ बातें हमें रटनी पड़ती हैं। तो इसलिए उस जो बातें 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, मैं उसमें केवल उतना ही बता रहा हूँ जितनी की हमें आवश्यकता है। उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं। पर समस्या क्या है कि वो फिर भी चाहे मैं कितना भी कम बताऊं, कितना भी आसान करने की कोशिश करूं, वो थोड़ा सा लगेगा अजीब सा, तो 2-3 बार लिखना खुद से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, मैंने कहा आपसे कि अगर एसी वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो बेटा एसी वोल्टमीटर के पाठ्यांक का मतलब है, यानी कि VRMS वैल्यू है 220 वोल्ट। कह रहा है कि हमें इसका पीक वैल्यू क्या होगी, इसका शिखर मान क्या होगा। शिखर मान यानी कि हमें निकालना V नोट, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इससे फॉर्मूले से। तो अगर मैं बेटा V नोट निकालूंगा यहां से, तो V नोट क्या आ जाएगा, VRMS को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 220 में √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसे आप सोल्व करेंगे लगभग 311 वोल्ट आएगा। यानी कि अगर कभी एसी वोल्ट मीटर है और उसमें आपने देखा, आपको अच्छा 220 वोल्ट आ रहा है, उसकी बेटा 220 वोल्ट तो आपको शो कर रहा है, वो वोल्टेज एक्चुअल में 311 को भी टच की होगी उसने। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेम वोल्टेज की डीसी है, सेम वोल्टेज की एसी है, ज्यादा खतरनाक कौन है, तो सेम वोल्टेज की एसी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सेम वोल्टेज की डीसी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 220 ही हो सकती है, वो 220 का झटका मारेगी आपको। लेकिन सेम वोल्टेज की जो एसी है वो 311 वोल्ट को भी टच करती है, और ये वैल्यू बहुत तेजी के साथ बदल रही होती है। यानी कि आप लगातार, आपको हर पल 311 वोल्ट का झटका लग रहा है एसी से लगातार। ऐसा नहीं कि वो ये 311 बहुत देर में हो रही है, फिर कभी 210 205 भी हो रही है, एक सेकंड में कितनी बार 311 टच हो रही होगी, नहीं कि लगभग समझो कि लगातार ही 311 का झटका लग रहा है। तो सेम वोल्टेज की एसी और डीसी में अगर आपसे पूछे कि सेम वोल्टेज की एसी डीसी में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो हम बोलेंगे सेम वोल्टेज की एसी डीसी में एसी ज्यादा खतरनाक है,
डीसी ने 220 वोल्ट बोला तो 220 वोल्ट का झटका मारेगी। एसी ने 220 बोला, बोल 220 रही है पर झटका 311 का दे रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 311। एक तो भाई इस बच्चे को भगा दूंगा मैं, बार बार वैलिडिटी की बात कर रहा है ये। इसके लिए मैंने 500 बार बोला आपसे भाई कॉल सेंटर में फोन क्या करो, जब तुम पढ़ने की वैलिडिटी बढ़वा के करेगा भी क्या। कभी क्लास में आते हो तुम, वैलिडिटी बढ़ा दो। मैंने भाई इतनी बार बोला है मैं अपने घर से क्लास लेता हूं, मेरे पास की आती है व्हाट्सएप पे, मैं उससे क्लास चला देता हूं। लेकिन तुम मूर्ख हो तो मैं कितना भी समझा लो। मैंने कितनी बार कहा कि आप सुबह 10 से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल सेंटर फोन करो, वो आपको सही जानकारी देंगे, वो जिनसे बात करनी मैनेजमेंट में उससे बात करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या हो, तुम्हें ना सुविधा चाहिए, फोन मिलाना असुविधा कौन हो, बस सीधा यहाँ क्लास में लिख दो, चलती क्लास को डिस्टर्ब कर दो, पढ़ना लिखना है नहीं एक पैसे का भी, वैलिडिटी बढ़ा दो ये कर दो बिना मतलब। अब यहां पे देखना, तो एसी वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है अगर वो 220 वोल्ट है तो इसका शिखर मान हो रहा 311, तो हम लिखेंगे एट सेम वोल्टेज AC is more dangerous than DC। समान वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। समान वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, तो एट सेम वोल्टेज AC इज मोर डेंजरस देन DC। ऐसे ही AC रीडिंग ऑफ AC एमीटर क्या होगी, रीडिंग ऑफ AC एमीटर, AC एमीटर का पाठ्यांक, AC एमीटर का पाठ्यांक उसे बेटा बोलेंगे IRMS वैल्यू। ठीक है, और IRMS वैल्यू क्या होगी, वही जो करंट की पीक वैल्यू होगी उसे √2 से भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे IRMS वैल्यू बोलते हैं। तो VRMS क्या होता है, V0 अपॉन √2, IRMS क्या होता है, I नोट अपॉन √2। तो ये V0 क्या होता है, पीक वैल्यू। ऐसे यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पेपर में आता है। अब क्या, जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है उन्हें बता देता हूं मैं क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। देखो इस आपने लिख लिया होगा कि एट सेम वोल्टेज AC इज मोर डेंजरस देन DC। समान वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। अब समस्या क्या है कि भले मैंने 5-7-8 पॉइंट बताए लेकिन तब भी अजीब से लगते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है 10th क्लास में, सिलेबस में नहीं था ये। 10th के सिलेबस में से AC DC में डिफरेंस है पर वहां पे हमने ऐसे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो अब देखो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे AC और DC कोई बोले तो DC सुनते ही दिमाग में बैटरी आना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, बैटरी। कि बैटरी से जो भी मिलेगी, एक बच्चा कह रहा है कि जब जीरो होगा तो शौक नहीं लग रहा होगा। बेटा वो जीरो होगा शौक नहीं लग रहा होगा तो वो सोच रहा है सेकंड के भी कितने हिस्से पे होगा। वो ऐसा थोड़ा ना कि जीरो लग रहा तो 10 सेकंड तक लगातार जीरो ही है। वो सेकंड के भी कौन सा हिस्से 100वें हिस्से पे होगा, ऐसे एक क्षण आएगा। अब देखो मैंने कहा कि जैसे मैं कहूं AC और DC, आप सुनो कहीं पे AC DC। DC की फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रहेगी डायरेक्ट करंट, AC की अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे ही आपसे कोई DC बोले, DC सुनते दिमाग में आना चाहिए बैटरी, किसका सोर्स बैटरी है। और DC से जो हमें करंट मिलेगी, जो डायरेक्ट करंट होती है, उसमें सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। तो सर्किट में क्या होगा कि बैटरी के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पूरे सर्किट में घूमते 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 वापस दूसरे सिरे पे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का एक फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से DC बनेगी और जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसकी विपरीत दिशा करंट की हम डायरेक्शन ले लेंगे। DC में इतना ध्यान रहेगा, DC में जो करंट है, जो वोल्टेज है, उसकी चाहे वैल्यू की बात करो चाहे उसकी डायरेक्शन की बात करो, विद टाइम वो चेंज नहीं होगा। तो अगर DC का एमीटर 12 एम्पियर बता रहा तो 12 एम्पियर ही है थ्रू आउट। वोल्टेज 210 बता रही तो थ्रू आउट 210 ही है। लेकिन जब मैं AC की बात करेंगे हम, तो AC में अल्टरनेटिंग करंट, इसका सोर्स क्या हो सकता है, AC जनरेटर। DC जनरेटर भी होता है, इसका सोर्स क्या होगा, जैसे AC जनरेटर हो गया या डायनेमो हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होंगे सर्किट में। इलेक्ट्रॉन ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे भाग रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन इधर होंगे करंट की डायरेक्शन ये। अगर करंट की डायरेक्शन बदल रही है तो वोल्टेज की डायरेक्शन भी बदल रही है। क्यों, क्योंकि करंट अगर इधर भाग रही है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट चलती हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। करंट इधर भाग रही है तो करंट चलती हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो करंट की डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है, तो वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और इसमें क्या होगा, इसकी डायरेक्शन तो बदल रही है, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो फिर जो एमीटर जो वैल्यू मेजर कर रहा है वो IRMS वैल्यू है, वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है वो IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू क्या होती है कि जो भी पीक वैल्यू होती है √2 से भाग करने पर IRMS वैल्यू आती है। तो पेपर में जब भी वो आपसे ये नहीं कहेगा कभी भी IRMS वैल्यू नहीं बोलेगा, पेपर में क्या बोलेगा कि AC वोल्ट मीटर का पाठ्यांक या AC एमीटर का पाठ्यांक। तो AC वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है, AC वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो VRMS वैल्यू होती है। तो रीडिंग ऑफ AC वोल्ट मीटर पेपर में कहेगा यानी कि VRMS वैल्यू वो दे रखी कितनी 220। पीक वैल्यू पूछेगा तो VRMS में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करंट में भी कर सकता है कि AC एमीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर है तो करंट कितनी 4 एम्पियर, √2 की मल्टीप्लाई कर देना तो पीक वैल्यू आ जाएगी। या पीक वैल्यू देके आपसे कह सकता है कि AC एमीटर का पाठ्यांक बताइए। ठीक है,
आगे बात समझ में? सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने दिया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात किया मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट है, उससे निकाला कि इलेक्ट्रॉन पर कितना है, मिलिकन का एक है, ठीक है। डीसी खोज किसने की? डीसी का काम तो टेस्ला साहब ने किया है, खोज वोज तो टेस्ला ही होगा शायद, एक बार गूगल करके देख लेना, चेक कर लेना, मोहम्मद अरशद अली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है, ठीक है। डीसी के बारे में बड़ा काम किया है टेस्ला साहब ने, निकोलस टेस्ला, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कल की क्लास देखें, कल की क्लास में अगर आपको कुछ बातें याद करनी हो कि भाई कैपेसिटेंस एक धारिता शब्द पढ़ा था हमने। कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है कि चार्ज धारण करने की क्षमता। कोई कंडक्टर है, उसे आप चार्ज दोगे तो चार्ज को बिना लीक किए कितना चार्ज धारण कर सकता है, कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस धारिता। अब वो धारिता जो है वो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करेगी। जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टर का, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा चार्ज को धारण कर सकता है वो। अब चार्ज ज्यादा मात्रा में धारण किया जाए उसके लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने एक युक्ति बनाई कि जिसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं, वो पैरेलल प्लेट कितना चार्ज धारण करेगा वो चार्ज के जो प्लेट, जो कैपेसिटर का जो प्लेट है उनके एरिया पर डिपेंड करेगा, बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, प्लेटों के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। बताया था ना कल फॉर्मूला, C = एप्सिलॉन नॉट A/D। कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हैं तो यहाँ पैरेलल में फॉर्मूला क्या बनता है, C1 + C2। सीरीज में लगे हैं तो 1/C1 + 1/C2। तो ये फॉर्मूला आपको बताए थे छोटे छोटे से। तो कैपेसिटेंस किसके फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फैराड। और कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बताया था C = Q/V, जिससे न्यूमेरिकल भी कराया था। तो एक छोटी सी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को, कैपेसिटेंस पढ़ते समय होता है, AC DC पढ़ते समय होता है, बाकी रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में वो आसान है बच्चों के लिए। वो बाकी चीजें भी आसान होती हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि तार में करंट चलेगी तो हीट पैदा होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी पढ़ लेगा, वो हीटर भी पढ़ लेगा, फ्यूज वायर भी पढ़ लेगा, एमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, किसे लगाते हैं सीरीज में, किसे लगाते हैं पैरेलल में, वो भी कर लेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको AC DC का क्वेश्चन भी आप बना लोगे अपने लेवल पर। जैसे कि मैं दोबारा से आपसे बोल रहा हूं कि कोई आपसे कहे कि वो कौन सी करंट जो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट फ्लक्चुएट करने से पैदा होती है, आप तुरंत बोल देंगे AC सर। भारत में जो हम AC यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। हम अपने घरों में जो AC यूज करते हैं उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट आती है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन पूरे कर लेता है। 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन पूरे करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा 100 बार। इस बातें पिछली क्लासेज में हो चुकी है सारी की सारी, तो आप कर सकते हैं। पृथ्वी की धारिता कितनी है, अनंत समझ सकते हो आप एक तरीके से। पृथ्वी जो है उसकी धारिता, पृथ्वी बहुत बड़ा कंडक्टर है, जो भी चार्ज दोगे सब कुछ अपने अंदर संभालेगा वो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एक चीज और जो 10th क्लास में नहीं पढ़ाई जाती उससे भी यदा कदा एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। बाकी आप प्रीवियस ईयर करोगे, कुछ फैक्चुअल 2 4 5 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत भाई खुद से भी करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज्ञान मिल जाए सब कुछ अर्जित कर लो। इसके लिए भाई नोटिफिकेशन पढ़ो, निखिल सरोज नोटिफिकेशन देख लेना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, उसे पढ़ लेना, ठीक है। किरचॉफ का नियम सर बता दिया था कल, किरचॉफ का नियम। सर जी इलेक्ट्रिक करंट जो इंसुलेटर पर लगी हुई रहती है वो कौन सा सोइल होता है? CVT 22 दोनों दिए हैं नोटिफिकेशन में, दोनों ही होंगे फिर। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर ऑप्शन में 711 माइक्रो फेरड लिखा हुआ है। 711 माइक्रो फेरड, ये अर्थ के में लिखा होगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली जो कैपेसिटर होते हैं ना
इनका कैपेसिटेंस होता है पिको फेरेड में, तो पिको के सामने माइक्रो फेरेड भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है अर्थ का कैपेसिटेंस, धारिता उसकी। क्योंकि जो नॉर्मली हमारे पास जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर होते हैं उनका होता है पिको फेरेड में 10 की पावर -12। अब समझ लो 10 की पावर -12 होता नॉर्मल कैपेसिटर का। अर्थ का लगभग लगभग 711 लिख रखा है, 711 ले लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, 711 माइक्रो फेरेड। 711 कितना हो गया? 10 की पावर -6 फेरेड, यानी इससे 10 की पावर 6 गुना ज्यादा है। 10 की पावर 6 समझ रहे हो? इकाई 1 2 3 4 5 6, इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख गुना ज्यादा हो गया। तो नॉर्मल कैपेसिटर के मुकाबले अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 10 लाख गुना ज्यादा है। तो उसे आप एक तरीके से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी मान सकते हो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको वैसे कंपेरेटिवली सेंस में कह रहा हूं मैं, वैसे अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ही याद करनी है तो जो भी 10 711 712 जो भी दे रखा हो ठीक है। लेकिन अगर आप में स्टैंडर्ड कैपेसिटर से आप कंपेरिजन करोगे तो उसके मुकाबले जितना एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर जितना चार्ज धारण कर सकता है, धरती की औकात उससे 10 लाख गुना से भी ज्यादा है। तो इसलिए बहुत बड़ा कंडक्टर होता है अर्थ। तो आप चाहो तो 711 कर सकते हैं, लिख सकते हो। ये मुझे एक्चुअल वैल्यू याद नहीं है कि 711 जो भी है, लेकिन पिको फेरेड में होते हैं स्टैंडर्ड, और उसके मुकाबले जो माइक्रो फेरेड है ये बहुत बड़ा है ये। तो ये मत सोचना कहीं तुम माइक्रो फेरेड देख के सोच रहे बड़ा काम है यार, ये तो माइक्रो फेरेड से मास्टर जी कह रहे तो बहुत ज्यादा होता है। माइक्रो 10 की पावर -6, कंपेरेटिवली सेंस देखो होता है नॉर्मली पिको, और पिको से आ रहे हो माइक्रो, तो पावर 6 का फर्क आ रहा है, और 6 का फर्क समझ रहे हो तो कितना ज्यादा हो गया। और दूसरा साथ में आगे 711 लिखा है, यानी कि 700, यानी कि साहब क्या लिखो 700 700, और फिर आगे वहां पे क्या लिखा होगा पिको, और यहां पे क्या लिखा होगा माइक्रो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर इसे आप निकालेंगे माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 फेरेड, यानी 7 गुना 10 की पावर -4 फेरेड, और स्टैंडर्ड कितना होता है लगभग लगभग 10 की पावर -12 फेरेड। तो -12 और ये कितना -4, तो यानी कि 8 का पावर का फर्क हो गया। 8 अगर 8 के हिसाब से करोगे तो और ज्यादा निकल के आ जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा, करोड़ों गुना ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड वाले से। ठीक है, आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो हो सकता है कि भाई पेपर में पूछ ले क्वेश्चन, तो आप लिख लेना इसे, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये कई बार ना कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, पृथ्वी की धारिता। तो मुझे आता लगभग 700, तो 711 बता रहा है बच्चा ऑप्शन में, तो 711 ही लिख लो, 711 माइक्रो फेरेड। यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होती है यूथ पब्लिकेशन की बुक। लेंस का लो मैग्नेटिज्म में आता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, एक ही लाइन याद रखनी है उसमें। अब आते हैं व्हीटस्टोन पे। आज भाई तुम क्या खा के आए हो? तुम्हारे क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे हैं, आ तो तुम खतरनाक उसमें हो। एक बच्चा कह रहा है कि मैं भी सोच रहा था कि माइक्रो फेरेड में है तो सर बहुत ज्यादा क्यों बता रहे हैं। वो माइक ऐसा देखो, ये कुछ ऐसा है जैसे मैं अगर मैं आपसे कहूं, देखो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है फेरेड, लेकिन जितने भी आप कभी कैपेसिटर सुनोगे ना, कैपेसिटर, उनका कैपेसिटेंस क्या होगा? पिको फेरेड वगैरह में होगा। उसकी ऐसा यूनिट है जैसे टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम घंटों में बात करते हैं। दूरी की ऐसा यूनिट होती है मीटर, हम बात करते हैं किलोमीटर में। तो स्टैंडर्ड उसकी ऐसा यूनिट भले ही फेरेड हो, और जब भी हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं ना, उनके कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड वेरेड में रहते हैं। या अगर आप एक काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड का भी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्लेटें होती है ना उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक चीजें भरनी पड़ती हैं, परावैद्युतांक। तो आप स्टैंडर्ड जो कैपेसिटर है उनका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो उसका भी। तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट तो क्या है? फेरेड। लेकिन हमेशा आप किस में बात करोगे? माइक्रो फेरेड में। तो एक माइक्रो फेरेड का अगर जिक्र हो तो 10 की पावर -6 फेरेड बोलेंगे, और एक पिको फेरेड हो तो 10 की पावर -12। ये कुछ ऐसा समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी सैलरी कितने करोड़ रुपए है, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, करोड़ रुपए मजाक कर रहे हो, चलो बताओ कितने लाख रुपए है। अब आपको होगा कि अभी भी सर मजाक ही कर रहे हो। मैं कहूं कितने हजार है, आप कहोगे अब बात सही से हुई, तो आप कहोगे सर हमारी सैलरी 6,500 रुपए, हम पूछ रहे थे करोड़ों में, निकल के आई 6,500। तो वही चीज है कि इसकी ऐसा यूनिट भले ही किसमें फेरेड में, पर स्टैंडर्ड हम किसमें यूज करते हैं? माइक्रो फेरेड या पिको फेरेड में। अच्छा अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है पहले से देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका यूज होता है
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक तार है, इसका रेजिस्टेंस पता लगाओ कितना है, वैसे एक तार दे दिया, उसका रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं। इसमें देखो होता क्या है, हम इसमें 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, सुंदर सा फोटो नहीं बन रहा, मान लेना, ठीक है। ये 4 रेजिस्टेंस लेंगे, इसे मैं कह रहा हूं पी यू, पी इसे मैं कह रहा हूं क्यू, इसे मैं कह रहा हूं आर, इसे मैं कह रहा हूं एस। यहां हमने एक बैटरी लगाई और यहां पे बीच में गैल्वेनोमीटर लग रहा है। बेटा मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है, इसमें से ये जो एस है ये है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। आर क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें पता है, नॉन रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध। मतलब हमने क्या किया, इसका हमें वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, पहले एक ऐसा तार पकड़ लिया जिसका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता कि भाई 50 ओम है कि 100 ओम है, तो इसका हमें मान निकालना है, इसका निकालना ही अननोन है, ये अज्ञात है, जिसका मान निकालना है। आर की वैल्यू मुझे पता है, और ये पी और बाई क्यू का रेशियो भी पता है मुझे। ये क्या है, नॉन रेशियो, ज्ञात अनुपात, नॉन रेशियो ज्ञात अनुपात। यानी कि पी और क्यू जो रेजिस्टेंस है ना, इनकी अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो पी और क्यू है इसका केवल रेशियो पता होना चाहिए। भाई हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस 25 ओम हो, इसका 5 हो, तो 5 5 25 रेशियो कितना है, 5:1। तो आपको ये भली ना पता है कि भाई क्यू 5 है और पी 25 है, कोई मतलब नहीं है, बस इसका रेशियो पता होना चाहिए। हो सकता है कि 125 हो, नीचे वाला 25 हो, तो 25 5 125, तभी रेशियो 5 1 ही होगा। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं कि 25 और 5 है कि 125 5 है, मुझे मतलब केवल इस बात से है कि इनका रेशियो क्या है वो पता हो तो भी बात बन जाएगी। तो हमारे पास में अगर 4 रेजिस्टेंस हमने लिए, इसमें से मुझे एस की वैल्यू ज्ञात करनी है, एस का मान ज्ञात करना है। आर जो है नॉन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मुझे पता है, इसकी निकालनी है, और पी बाई क्यू का रेशियो पता है। अगर मैं इस पी क्यू आर एस को ऐसे एडजस्ट करूं कि जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो ऐसे करंट चलेगी, तो कुछ करंट जाएगी यहां पे, उसे मैं I1 कह रहा हूं, और कुछ करंट जाएगी यहां से मैं कह रहा हूं I2। तो अगर मैं पी क्यू आर एस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करूं कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, कोई भी डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब है कि जैसे करंट यहां चल रही है तो यहां पे करंट जाए ना, सारी की सारी करंट कहां पहुंच जाए, यहां पे। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो इस बेटा पी बाई क्यू का जो रेशियो होता है वो आर बाई एस के रेशियो के बराबर होता है। यानी पी बाई क्यू का रेशियो मुझे पता ही है, मान लो 5:1 है, आर की वैल्यू मुझे पता ही है, तो अगर मुझे पी बाई क्यू का रेशियो पता हो, आर की वैल्यू पता हो, तो एस का मान तो मैं निकाल ही लूंगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करते हैं कि 4 रेजिस्टेंस लेंगे, जिनमें से एक वो होगा जिसका मान निकालना है, एक का मान हमें पहले से पता होगा, और 2 रेजिस्टेंस का रेशियो पता होगा। तो अगर हम पी क्यू आर एस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर लें कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखे, तो इस पी बाई क्यू का रेशियो आर बाई एस के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन तभी होगा जैसे आपने इनकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो अगर गैल्वेनोमीटर में जैसे कोई रीडिंग नहीं आई तो तुरंत क्या करो, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस कर दो, तो आपको बाकी 3 पता ही है, तो एस का मान निकाल लोगे। ये पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस तब नहीं कर सकते कि जब गैल्वेनोमीटर में की कुछ सुई हिल रही हो, इसकी इसमें भी करंट जारी हो, तब नहीं। अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो तब ऐसा होगा कि पी बाई क्यू का जो रेशियो होगा वो आर बाई एस के रेशियो के बराबर होगा। दूसरी चीज एक बार बड़े ध्यान समझना यहाँ पे कि पी बाई क्यू का जो रेशियो है वो आर बाई एस के रेशियो के बराबर है। तो एक चीज आती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बेस्ट रिजल्ट कब देता है, बेस्ट रिजल्ट, यानी कि बेस्ट रिजल्ट का मतलब ये है कि मुझे इस अननोन प्रतिरोध का मान निकालना था। मान लो इस अननोन प्रतिरोध का मान है 200 ओम, तो एग्जैक्ट वैल्यू 200 ओम के आसपास ही आए, जैसे 199.9 ओम आ जाए या 200.1 ओम आ जाए, यानी कि बहुत ही नजदीक ये एग्जैक्ट 200 आ जाए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सबसे बढ़िया जो रिजल्ट देगा, सबसे बढ़िया परिमाण तब देगा अगर ये पी क्यू आर एस एक ही ऑर्डर में हो, एक ही कोटि के हो। एक ही ऑर्डर का मतलब है कि अगर ये 100 में है कि भाई 300 ओम है, तो सारे 100 के रेंज में होनी चाहिए, 300 कोई 500 कोई 800 कोई 900, ऐसा ना हो कि तो 100 ओम है, ये 4 ओम है और ये 1000 ओम है, यानी कोई 1000 वाली रेंज में है, कोई 100 वाली रेंज में, कोई 10 वाली रेंज में ही है, 5 10 12 15 18। तो अगर ये एक ही ऑर्डर में हो, भाई ये अगर मान लो 1000 में है कि इसका मान मान लो कि 8000, इसका 3000, इसका 5000 है, तो ये भी अगर 1000 में है तो बहुत बड़े रिजल्ट देगा। ये सारी 100 की रेंज में है, 300 500 700 800 बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। या 10 वाली रेंज में 15 17 18 26 बहुत बड़े रिजल्ट देगा। लाख में तो बढ़िया रिजल्ट देगा। पर ऐसा ना हो कि कोई लाख में, कोई 1000 में, कोई 100 में, कोई 10 ही है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए होना चाहिए कि ऑल रेजिस्टेंसेज शुड बी
इन सेम ऑर्डर, सभी प्रतिरोध समान कोटि के होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सारी 100 की रेंज में हो या सारी 1000 की रेंज में हो या सारी 10 की रेंज में हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इससे एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अरे हाँ या ना, आगे बात समझ में। एक चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी, देखो एक, कई बार क्या होता है, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखा हो ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें बेटा आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे मान लो आपने कुछ इस टाइप का देखा है, ये इसमें बना के कहीं, इसमें अगर बना हो तो और बढ़िया हो जाएगा। ये वाला लग रहा है, चलो जैसे मान लो कि मैं इसमें दिखाता हूं आपको। देखो आपने कई बार कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे और उसमें आपको कुछ इस टाइप का कुछ चीज दिखती होगी। ये पता क्या होता है, ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये बेटा रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसे मान लो कि मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 500 ओम, 1000 ओम, 10,000, 20,000 ओम, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा कार्बन रजिस्टर होते हैं। कार्बन रजिस्टर कार्बन के बनाए जाते हैं। तो उनकी खास बात ये होती है कार्बन रजिस्टर की कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही कम जगह में आ जाते हैं। मुझे 10,000 ओम चाहिए, 20,000 ओम चाहिए, 25,000 ओम चाहिए, तो बहुत ही छोटे छोटे, अगर मुझे मान लो बहुत ही छोटे से में ही मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक कहीं 20,000 ओम चाहिए, 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 800 चाहिए, तो बहुत ही छोटे साइज में, तो ये हम ये जो होता है ना हमारे पास जो आपको दिखाई देता है, ये रजिस्टर होते हैं। अब इन ये बहुत ही छोटे साइज के हैं। अब इनका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, बिल्कुल निन्ने निन्ने से होते हैं, छोटे छोटे से। अगर मैं इनके ऊपर लिखूं कि भाई 2000 ओम का है कि 1200 ओम का है कि 3600 ओम का है, तो वो पढ़ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सोचो कि अगर आपने कभी देखे हो ध्यान से, ये बहुत ही निन्ने से होते हैं, छोटे से। तो अब इनके जो वैल्यू है कि ये कितने ओम का है, ये इनके जो कलर बैंड दिखाई दे रहे हैं ना, आप इस कलर बैंड की हेल्प से आप वैल्यू बता सकते हैं। जैसे आप जितने भी है ना यहाँ पे, जितने भी, इन सबका मान बता सकते हैं कितने ओम का है, कितने ओम का है, कितने ओम का है, कितने ओम का है। तो वो वैल्यू निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे मेरे पास में एक ये मैंने कार्बन रजिस्टर लिया। कार्बन रजिस्टर का फायदा क्या होता है, सस्ते होते हैं ये। दूसरा ये कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे साइज में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि बेटा मेरे पास यहाँ पे कोई कलर, ये रेड कलर है, ये मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर बना दिया है ना, एक मैंने मान लो कि यहाँ पे बना दिया कोई ग्रीन कलर, ठीक, और एक मैंने बना दिया बाद में गोल्डन कलर के लिए, क्या लें हम, गोल्डन कलर के लिए लेते हैं हम ये गोल्डन कलर मान लेना लास्ट में, ठीक है, ये गोल्डन कलर है। अब मेरे पास में कैसे कुछ, मैंने, आपने कभी अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोला, उसके अंदर आपको छोटा सा कुछ दिखाई दिया जिसमें अलग अलग कलर के हों। अब इसको देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले आपको कलर के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना है, बीबी रॉय, बी रॉय, ROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BBROY, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फिर याद करो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब देखो बी से क्या बेटा, ब्लैक। अब आपको ध्यान रखना है कि बी से ये भी है बीबी, तो पहले ब्लैक है फिर ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन। आर से तो सिंपल है रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, फिर जो अगले वाला बी है फिर ये ब्लू है, तो 3 बार बी है, तो ब्लैक ब्राउन, फिर ये ब्लू, फिर वी से वायलेट, ग्रे, ये डब्ल्यू से व्हाइट, फिर ये गोल्ड और फिर ये सिल्वर। अब यहाँ पे एक चीज करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिखा बेटा फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, तो पहले बैंड और सेकंड बैंड के लिए, तो पहला बैंड मेरे पास में क्या है, रेड। तो देखो रेड के लिए मैं कौन सा नंबर लिखूं, तो रेड पे पहुंचो, BBR, ये रेड आ गया। अब देखो रेड के सामने क्या नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, सीधे 2 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या बना है, ब्लू कलर के लिए देखो फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए तो यही नंबरिंग है भाई, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन लिखा, फिर स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है, सेकंड जो है ब्लू कलर है, तो बीबी रॉय में हमने क्या किया था, पहले ब्लैक ब्राउन था, जो अगले वाला बी था ये बेटा किसमें था, ये ब्लू कलर के लिए, इसके लिए आ गया नंबर 6, तो आपने 6 लिख दिया। अब देखो तीसरा जो बैंड है वो क्या लिखा है इसमें, थर्ड बैंड होता है मल्टीप्लायर के लिए, यानी कि 10 की पावर के लिए। अब तीसरा बैंड क्या है, ग्रीन कलर, तो 10 की कितनी पावर लिखूं मैं, तो ग्रीन कलर देखो कहां पे लिखा, ग्रीन, ये रहा, तो ग्रीन के लिए यानी कि 10 की पावर कितनी आएगी, 5, तो 10 की पावर 5 हो गया, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है
वो 26 गुणा 10 की पावर 5 ओम है। लेकिन थोड़ा बहुत भाई कुछ तो टॉलरेंस, तो कुछ ना कुछ तो एरर हो ही सकता है, प्लस माइनस। तो 26 गुणा 10 की पावर 5 है, प्लस माइनस कितना हो सकता है, उसके लिए चौथा बैंड बताएगा। अगर ये गोल्डन कलर का है, गोल्ड कलर का, तो प्लस माइनस 5% का एरर हो सकता है। सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10, अगर चौथा कोई बैंड हो ही ना, नो कलर तो 20% लेते हैं, गोल्डन है तो 5% ले लिया। यानी कि कलर देखकर आप इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लिखना पड़ेगा। फिर याद रखना शुरुआत करनी है 0 से, 0 2 3 4 5 6, और पावर में भी 10 में भी 0 से स्टार्ट करना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ये आपने लिख लिया। तो पहले और दूसरे कलर के लिए क्या नंबर लिखना है वो यहां से देखना है, पहले दूसरे कलर के लिए। तीसरे के लिए 10 की कितनी की मल्टीप्लाई करनी है वो यहां से देखना है, और प्लस माइनस के लिए गोल्ड, सिल्वर और नो कलर से कर सकते हैं आप। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा, उससे आपको बताना है वैल्यू निकाल के, तो मुझे पता चला कि आपको कितना समझ में आया। मैं आपके सामने फिर से एक और बना रहा हूं। यहाँ पे ये मान लो कि एक रजिस्टर दिखा मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, बहुत निन्ना सा छोटा सा है, तो इसके ऊपर लिखूंगा तो भाई बहुत ही लेंस वेंस लगाने पड़ेंगे। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे कलर ले लिया, पहले ले लिया ग्रीन कलर, ग्रीन, फिर ले लिया मैंने रेड, रेड कलर, एक ले लेता हूं मैं यहाँ पे येलो कलर, येलो, और एक दिक्कत आ रही है गोल्डन, और इसके लिए ना, इनके लिए क्या ले, तो फिर से गोल्डन ही ले लेता हूं, क्योंकि सिल्वर कलर के लिए व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं इस पे। तो ये मान लो कि गोल्डन कलर है, ये वाला गोल्ड। तो बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा इसका, हरा, लाल, पीला और गोल्डन, ये 4 कलर के बैंड है इस पे। तो रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, प्लस माइनस सहित बताना है। अलग अलग तरीके इसके, बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे वाई गेटवे भी है, हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया हमने वो बता दिया। देखो सबसे पहले बेटा हमारे पास में ग्रीन कलर है, तो शुरू के 2 बैंड के लिए हम नंबर लिखते हैं। तो शुरू के 2 बैंड के लिए लिखेंगे हम नंबर। तो ग्रीन के लिए देखो क्या है, बीबी रॉय ग्रेटेन, जी के लिए नंबर है 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। फिर रेड, रेड के लिए नंबर कितना है 2, 52 आ गया। तीसरे के लिए पावर होता है 10 की पावर, तो पीले कलर के लिए क्या बन गया 10 की पावर 4, प्लस माइनस गोल्डन के लिए 5%, 52 गुणा 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%, 52 गुणा 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। बहुत बढ़िया सौरभ, बाला कुमार, कुछ हमारे पास में आए हैं आंसर। अब आपको मैं देता हूं एग्जाम का क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ बैंड मार्क्ड ऑन ए कार्बन रजिस्टर आर ब्लू, येलो, रेड एंड सिल्वर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोधक पर अंकित बैंडों का क्रम नीला, पीला, लाल और सिल्वर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अगर बैंड जो है, पहला बैंड है नीला, नीला, पीला, लाल, सिल्वर, तो कौन सा बनेगा, विद इन सेकंड बताना आपको आंसर। राहुल झा सबके कमेंट आ रहे हैं यहां। कब खत्म होगा फिजिक्स, बताया था अभी 1-2 दिन पहले, जब 100 क्लास हो जाएंगे खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म तो भाई साहब इससे भी पकाओ चैप्टर लग सकता है आपको। तो आनंद किस किस चैप्टर में आता है, लाइट में बड़ा आनंद आएगा, सब कुछ आपको लगेगा पढ़ा पढ़ा सा, आपको आनंद आएगा। वेब चैप्टर में सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा। मैकेनिक्स में भी सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, रेंज में लगेगा। हीट चैप्टर भी अपने रेंज में लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सब ज्यादा पढ़ाते हुए खुद मुझे लो कॉन्फिडेंस फील होता है इसमें कि बच्चा पता नहीं समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ये बड़ी समस्या है। जैसे ये भी 10th क्लास में नहीं है बैंड वाला ना, ये भी 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं भाई। जो चौथा बैंड है 1 2 3 4 वो सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए भी हमने पढ़ा कि जो टॉलरेंस होती है, ये लोलीरेंस, देखो लोलीरेंस लिख दिया यहाँ पे, टॉलरेंस है ये, वो कितनी होती है प्लस माइनस 10%। तो प्लस माइनस 10% तो बी ऑप्शन लिखा है। खत्म करो कहानी को। अब इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है। तो लिखा है नीला, तो नीले पे आ जाओ। ब्लू से या ब्लू, नीला, नीले पे आया 6, बिल्कुल ठीक है। नीला फिर आया पीला, पीले के लिए नंबर कौन सा है, पीले के लिए नंबर है 4, तो 64 हो गया। गुणा लाल के लिए नंबर कितना था, रेड के लिए नंबर था 2, तो 10 की पावर 2 हो गया, प्लस माइनस 10%, बन गया आंसर। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कई बार टीचर को पता है कि भैया ये बच्चे ने बहुत सारा नहीं पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, टाइम खराब होगा बच्चे का ना, निकालने में बीबी रोए करने बैठेगा बच्चा, तो वो केवल आपके लॉजिक से ही देखना चाह रहा है कि कम से कम आप सब कुछ भी भूल गए हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि यार एक प्लस माइनस टॉलरेंस भी होती थी कि प्लस माइनस कितना एरर हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, अगर आप मान लो सब कुछ भूल भी गए कि किसके लिए क्या नंबर लिखना है, क्या करना है, तो केवल टीचर ये देखना चाह रहा है कि बस आपने हल्का फुल्का सुना हो, जिक्र सुना हो इस चीज का।
कि जो बैंड होते हैं अलग अलग कलर के, तो उसके लिए चौथा जो बैंड होता है उसके लिए प्लस माइनस 5, 10, 20% कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें उल्टा पूछ लिया, उसने कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान इस बार खुद से बता दिया उसने कि अगर रेजिस्टेंस इतना है 24 गुणा 10⁻6 प्लस माइनस 5% अगर इतना है, तो बाएं से यानी लेफ्ट से इधर को चल रहे हम, दाएं बैंड के रंग क्या होंगे। एक ध्यान रखना कि वो लेफ्ट से राइट पूछ रहा है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ कोई पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही क्रम चल रहा है। पेपर में राइट से लेफ्ट भी लिख सकता है, तो ध्यान से पढ़ लेना इस चीज को। ये करो। देखो, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये बाद वाला 5% पकड़ो, ये तो गोल्डन के लिए होता है, तो यहां क्या लिखा है ग्रीन, यानी कि तो मेरा आंसर नहीं है। यहां क्या लिखा है गोल्डन, ये आंसर हो सकता है। यहां लिखा है सिल्वर, ये भी आंसर नहीं है। भाई सिल्वर के लिए तो हमने कितना पढ़ा था, 10%। अच्छा, अब 24 लिखा है, तो पहले देखो 2 किसके लिए आएगा, 4 किसके लिए आएगा। तो 2 किसके लिए आएगा, 2 आएगा रेड के लिए और 4 आएगा येलो के लिए, यानी कि रेड के बाद होना चाहिए येलो, तो रेड के बाद होना चाहिए येलो, तो रेड के बाद येलो, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है, बी। तो कर लोगे भाई ये बैंड वाला क्वेश्चन। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि जो रजिस्टर होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो किसके होते हैं, कार्बन के, बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर इसलिए यूज किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट होते हैं, कम साइज में आ जाते हैं, एक बड़ी रेंज के बनाए जा सकते हैं इसमें कार्बन के रजिस्टर, कुछ ओम से लेकर हजारों लाखों ओम तक के बनाए जा सकते हैं। दूसरा ये क्या होता है, मैंने कहा कि कॉम्पैक्ट है, कम जगह में आ जाएंगे, सस्ते पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और इसका उन पर जो कलर बैंड होता है हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन का यूज करना है आपको, जैसे हमने ऑप्शन का यूज यहाँ पे क्या किया कि प्लस माइनस 5% देखते हैं, समझ गए कि हमें गोल्डन पर टिक लगाना है, क्योंकि 5% किसके लिए होता है, गोल्डन के लिए। या इस वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था कि भैया सिल्वर लिखा है तो सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10 आना चाहिए, वो इसी ऑप्शन में था। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि बीबी रॉय वाला फॉर्मूला पहले लिख लेना अपनी कॉपी में, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, फिर लिख लेना, उसके बाद में 0 से स्टार्ट करना, याद रखना ये पहले और दूसरे के लिए है, ये बैंड के लिए। तीसरे बैंड के लिए 10 की पावर चलती है, तो आपने यहां पे लिख लिया। टॉलरेंस के लिए गोल्डन के लिए 5, सिल्वर के लिए 10, अगर कोई चौथा बैंड है ही नहीं तो 20%। अरे भाई 12 क्लास पढ़ने चल रही है, मीटर से तो नहीं कराया है, ये नहीं कराया है, मीटर से तो नहीं कराएंगे हम। चलो अभी हमारी तरफ से हो गया चैप्टर समाप्त। बाकी किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो बहुत सारी किताबें हैं, 11th-12th की एनसीईआरटी पकड़ लेना, जितना आपको ज्ञान अर्जित करना है आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो इसे पढ़ के आना एक बार ढंग से। चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल था वो, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का न्यूमेरिकल था वो, इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट हमें ध्यान से करना है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर, उसके फॉर्मूले, उससे जुड़ी बातें हमें क्लास में जो हमने पढ़ी है उन्हें अच्छे से करना है। सर्किट में अगर सीरीज में है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में ही बटेगी, वो वाला न्यूमेरिकल। पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट बढ़ती है, वाला न्यूमेरिकल। छोटी छोटी सी बातें आपको मोटी मोटी आप क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश ब्रिज का काम क्या है, एसीडीसी में डिफरेंस क्या है, कैपेसिटेंस। एक बच्चा कह रहा है हमारे से अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड कैसे आया। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, फॉर्मूला आपने आपको बताया था, किसी कंडक्टर का, किसी चालक का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो इसे निकाल लो आप। तो बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अर्थ की जो रेडियस है भाई, अर्थ का एक कंडक्टर ही तो है, इसकी रेडियस कितनी होती है लगभग 6400 किलोमीटर। सर आप निकालेंगे तो 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर आएगा। तो लिख देना 6.4 गुणा 10 की पावर 6, ये पुट कर दिया। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर -12, 10 की पावर -6 है, यानी फाइनली बचेगी 10 की पावर -6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसमें चलो कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं, कितना आएगा 4 गुना 3.14 गुणा 8.85 गुणा 6.4, ये आएगा 711.3984। ठीक है, इतने फैरेड। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, तो लगभग 10 की पावर 11 माइक्रो फैरेड हो, 711 माइक्रो फैरेड हो गया। आ गया। अच्छा, एक मैं
ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? मुंह उठा के मत आया करो क्लास में कि जब मन करा मुंह उठा के चले आए, सारी क्लास लेके आया करो। ट्रांसफॉर्मर किस पे काम कर रखा, पढ़ा रखा है क्लास में, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। निकल गया भाई ये अभिषेक कुमार। अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड कहां से आया? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कल लिखवाया था आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। बताया था ना कि रेडियस साइज जितना ज्यादा होगा कंडक्टर का उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। सारी वैल्यू पुट कर लेना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, सब मोटा मोटी 711 याद कर लेना, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।